हमने हम सम्मिलित हुए थे उनको पिता के तभी उनके साथ जो बोलना आज भी सर ऐसा है कि एक एक जो आज को सर विद्यार्थी को नाम कहाँ काम करता है वो सब कुछ पता है से पूरे और वो सुनते हैं तो ना अच्छी तरह से सर से मिलकर पूरी बता देते हैं ये सर की बात है तो विज्ञान का हर एक कर दूसरी एक सर अच्छी तरह ज्यादा आप कस हुए समय न रहते मैं सर को विनती करूंगा कि आज अपना ये लेक्चर आप उनके वैसे ही बिल्कुल। माइक सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर।
हाँ, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी आ रही है। सर, हाँ, बाकी सभी कंटेस्टेंट से विनती है कि सभी अपना माइक बंद रखेंगे। हाँ, बाकी सभी हम शुरू कर रहे हैं। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस स्वस्तिक वाचन के साथ मैं अपने गुरुजन को नमस्कार करता हूं और आज हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी को हार्दिक नमस्कार करता हूं। साथ में श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस उपक्रम में हमें सम्मिलित कर आज आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तो आज हमारा विषय है आम। आयुर्वेद संसार का एक उत्कृष्ट चिकित्सा विज्ञान है, क्योंकि उसके ऐसे विषय वस्तु हैं जो अन्यत्र चिकित्सा विज्ञान में नहीं पाए जाते। केवल विषय वस्तु से ही नहीं आयुर्वेद महान है, बल्कि जिस भाषा में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है वह संसार की अद्वितीय भाषा है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदीय आचार्यों ने विषय वस्तु का वर्णन जिस शैली में किया है वह शैली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आयुर्वेद की महानता में प्रकट करती है। तो आज आयुर्वेद की एक विशिष्ट विषय वस्तु आम के बारे में मैं आयुर्वेदीय वर्णन शैली का अनुसरण करते हुए आम इस महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहा हूं। आम क्या है? आम यह संज्ञा क्यों दी गई इसको? निश्चित है कि आम्यते इति आम। आम्यते का अर्थ है पीड़यते। तो अमरकोश ने इसकी व्याख्या इससे बताई कि अम्यते पीड़यते स्रोतस समूहो इति आम। यह पुरुष स्रोतोमय है, स्रोतों का समुदाय है। उसी स्रोतसों में जीवन के मूल दोष धातु मल का अभिवहन होता है, और इस दोष धातु मल में यदि व्याधि उत्पादक घटक आम यदि संपृक्त हो जाता है
तो फिर अनेक प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति होती है। हाँ, हेलो डॉक्टर हेलो, निमिषा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। डॉक्टर निमिषा, तो हाँ सर। अभी मैं आम का निरुक्ति लभ्य अर्थ बताया। क्या बताया? कि जो स्रोतस समूहों के माध्यम से शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, पीड़ित करता है, उसको आम कहते हैं। आगे का जो भी विषय होगा उस सभी का बीज वाक्य ये हो गया, यही सब जगह इंप्लीमेंट होगा। इसलिए हम इस निरुक्ति लभ्य अर्थ के बाद हम शुरुआत करते हैं कि यह आम की परिभाषा, आम की उत्पत्ति का वर्णन आयुर्वेद में किस प्रकार से किया गया है। शब्द के शिल्पी आचार्य वाग्भट्ट जो बड़ी ही चतुराई से प्रासंगिक संदर्भ लेते हुए जब आयुर्वेद की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में स्पष्ट इसकी परिभाषा नहीं लिखी गई, तो उस विषयों का संकलन करके उन्हीं लोगों का आशीर्वाद लेकर के आचार्य वाग्भट्ट ने अपने सूत्र स्थान में एक सुंदर परिभाषा लिखी और उस परिभाषा के जो शब्द हैं उन शब्द को ब्रह्म मान करके शब्द की व्यापकता को समझते हुए एक शब्द और दो शब्द के बीच में कौन सा अर्थ प्रकट होता है, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच में क्या अर्थ प्रकट होता है, बिटवीन द लाइन एंड बियॉन्ड द लाइन, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आचार्य वाग्भट्ट की आम संबंधी सूत्र को हम पढ़ेंगे। सूत्रण शैली एक ऐसी शैली है जो अल्पाक्षर में बहुत कुछ कह देने की एक कला है। तो हम शुरू करते हैं आचार्य वाग्भट्ट की सूत्र स्थान की आम की परिभाषा। उष्मणो अल्पबलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। इस सूत्र में 4 चरण हैं। अब हम केवल पहले चरण की बात करते हैं। उष्मणो अल्पबलत्वेन। मित्रों, केवल 3 शब्द लिखा वाग्भट्ट ने। उष्मणो अल्पबलत्वेन। अल्प बल उष्मा का, और भी अगर हम परिभाषा देखें तो जठराग्नि भी कहा जा सकता था, धात्वाग्नि भी कहा सकता था, लेकिन वाग्भट्ट ने विचार किया कि अल्प बल अग्नि का जब होगा तभी आम की उत्पत्ति होती है। इसलिए चाहे जठराग्नि हो, चाहे धात्वाग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, सबका बल उष्मा है। इसलिए इन्होंने उष्मणो, उष्मा के अल्प बल होने से, अब अल्प बल होने से यानी अग्नि को आघात करने वाले हेतुओं का भी संकेत दे दिया है। चाहे वो अत्यंबपान हो, चाहे विरुद्धासन हो, चाहे अतिमात्रा में भोजन हो, चाहे क्रोध शोक मानसिक भाव हो, सभी का संकेत दे दिया है। तो प्रथम चरण में यह नक्की हो गया कि उष्मा के अल्प बल होने से, यानी आम के उत्पत्ति का एक प्रोसेस पूरा हो गया। दूसरा प्रोसेस धातुम आद्यम अपाचितम, आद्य धातु का अपाचित रह जाना। अब आद्य धातु माने क्या? तो धातु तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तो है ही है, लेकिन उसके पहले की धातु आहार रस, जिसमें सभी धातुओं के पोषक अंश रहते हैं, जिसका अभिवहन स्रोतसों के माध्यम से होकर के सभी धातुओं की उत्पत्ति होती है।
तो इस आद्य धातु आहार रस का अपाचित रह जाना, अपाचित रह जाना मतलब क्या? जिस प्रकार से हम बाह्य जगत में दाल पकाते हैं, भाजी पकाते हैं, उसमें पानी डाल करके रख देते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला, उससे तैयार होने वाली जो दाल है और सब्जी है, उसका एक विशिष्ट मात्रा होती है, विशिष्ट घनत्व होता है। उसी प्रकार से यदि सम्यक घनत्व में, सम्यक मात्रा में आहार रस की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ऐसा समझा जाता है कि आद्य धातु आहार रस अपाचित है। आचार्य वाग्भट ने एक पंक्ति के 2 चरण में 2 प्रोसेस बतला दिया। अब तीसरा प्रोसेस बतलाने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुष्टम आमाशयगतम। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आहार रस अपाचित रह गया तो उसको आम कह दो, अभी वह आम संज्ञा को नहीं प्राप्त हुआ है। उसका दूषित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आचार्य वाग्भट ने दुष्टम शब्द वापरा। विकृत प्रक्रिया का एक बहुत अच्छा शब्द है दुष्टम। किसी को दुष्ट कह दो तो कितनी प्रक्रिया हो जाती है। तो अपाचित आहार रस को दूषित होना है। दूषित होना है मतलब क्या? तो इसी बात को एक आचार्य ईश्वर सेन है, उन्होंने लिखा है कि जब कालेन प्राप्तम, जब वह अपाचित आहार रस काल चीयमानम तदेवान्नम कालेन आमत्वम आपनुयात्, वह आहार रस जो अपाचित है, संचित है, वो काल प्रकर्ष से आमत्व को प्राप्त होता है। ईश्वर सेन ने लिखा। और इससे बढ़िया, इससे सुंदर, इसको पुष्टि करने वाला प्रमाण आचार्य चरक ने दिया। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 के अध्याय। उन्होंने क्या लिखा? अपच्यमानम सूक्तत्वम याति अन्नम विषरूपताम। अपाचित आहार रस काल प्रकर्ष से सुक्तत्व को प्राप्त होता है। सुक्तत्व मतलब अम्लत्व को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से उसमें इतनी गुरुता, स्निग्धता इत्यादि आवश्यकता से अधिक गुणों का आधान हो जाता है कि वह सुक्तत्व को प्राप्त हो करके उसमें विकृति को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। अपच्यमानम सुक्तत्वम। आगे क्या लिखा? याति अन्नम विषरूपताम। वह आहार रस विष रूप को प्राप्त हो जाता है, यानी विकार कर्तृत्व क्षमता से भरपूर हो जाता है। तब जाकर के उसको हम आम कहते हैं। तो हमने आपको आम के उत्पत्ति का 3 प्रोसेस बताया और उसको पुष्ट करने वाले प्रमाणों को भी बताया। इस प्रकार से बना हुआ आम, उसका स्वरूप क्या होता है? तो माधव निदान ने इसका स्वरूप बहुत कम शब्दों में, सूत्रण शैली, अल्पाक्षर में बहुत कुछ प्रकट करने वाला सूत्र लिखा। अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपीचिलम। ध्यान दीजिए, हमारे आचार्यों की ऐसी परंपरा रही है कि पहला शब्द कौन सा वापरने का, कौन सी टर्मिनोलॉजी वापरने का, और उसके बाद में दूसरा शब्द कौन सा। माधव निदान में सबसे पहले आम के स्वरूप को बताने वाला शब्द अविपक्वम ऐसा लिखा। ध्यान दीजिए, अपक्वम शब्द भी हो सकता था, लेकिन ऐसा न होकर के अविपक्वम मतलब आहार रस अवस्था पाक के द्वारा भी बनता है, विपाक के भी द्वारा बनता है। तो कहने का मतलब ये पाक होता है, इसलिए विशेष रूप से पक्व नहीं होता है ऐसा
माने नहीं, विपक्व माने विपक्व। तो विशेष रूप से पक्व नहीं होता है, ऐसा स्वरूपात्मक वर्णन पहले शब्द में किया। अच्छा, अविपक्व है, इसको आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो अगला शब्द देते हैं, असंयुक्तम। जैसे भाजी आपने पकने के लिए डाल दिया, दाल आपने पकने के लिए डाल दिया, तो पानी और दाल या पानी और सब्जी मिल करके जब एक हो जाती है, उसका एक विशिष्ट घनत्व बन जाता है, तब हम समझते हैं कि वह पक गई। उसी प्रकार से आम का स्वरूप को बताने वाला दूसरा शब्द ऐसा कहा गया, असंयुक्तम। मतलब आहार रस में जितनी गुरुता होनी चाहिए, जितनी सिद्धता होनी चाहिए, जितना धातुओं के पोषक अंश होने चाहिए, सभी धातुओं के क्रिस्टल उचित स्वरूप और प्रमाण में होना चाहिए, इत्यादि अगर बराबर नहीं है, बराबर होगा भी नहीं, क्यों कि अविपक्वम, असंयुक्तम, तो द्रवता कुछ अधिक रहेगी। डॉक्टर सोनाली मात्रे, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। असंयुक्तम माने वह द्रवता अलग रहेगी, धातुओं के पोषक अंश कुछ अलग रहेंगे। इस प्रकार से असंयुक्तम यह शब्द वापरा। तो दो शब्दों में रूपात्मक वर्णन कर दिया आम का। अब गुणात्मक वर्णन करने जा रहे हैं, अविपक्वम, असंयुक्तम, दुर्गंधम। जब अपक्व आहार रस समय से अधिक आमाशय में संचित रहेगा तो उसमें दुर्गंध का आना स्वाभाविक है, इसलिए दुर्गंधम इस गुण को बताया। इसके बाद में जिस गुण को बताया है, बहुपिच्छिलम। बहुपिच्छिलम, केवल पिच्छिलम नहीं कहा, बहुपिच्छिलम। पिच्छिल का मतलब होता है बुड़बुड़ीत, जैसे भेंडी में रहता है अथवा सब्जा में रहता है, तो बुड़बुड़ीत, पिच्छिल। तो बहु शब्द विशेषण लगा देने से उसमें गुरुता आवश्यकता से अधिक आ जाती है, स्निग्धता अधिक आ जाती है, घनत्व कम हो जाता है, और इस प्रकार से उसको माधव ने बहुपिच्छिलम इस शब्द से कहा। तो ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति के दो शब्दों के आधार पर आम का स्वरूपात्मक रूपात्मक वर्णन किया, दो शब्दों में गुणात्मक वर्णन किया। अब तीसरे चरण में कर्मात्मक वर्णन करने जा रहे हैं। तो सदनम सर्वगात्राणाम, जब आहार रस पूरे शरीर में सर्वगात्र में अगर जाएगा यह विकृत आम, तो फिर क्या होगा? शरीर को अपना सदन बना लेगा, और सदन का अर्थ होता है साध शब्द से, यानी शिथिल होना। हमारे शरीर के आवश्यक प्राकृतिक क्रियाओं को शिथिल कर देगा। क्यों शिथिल करेगा? क्योंकि बहुपिच्छिलम, उसमें गुरु गुण ज्यादा आ गया है। गुरु गुण आ जाने से गति मंद हो जाएगी, अभिवहन नहीं होगा, और शरीर की क्रियाएं शिथिल हो जाएगी। इसलिए माधव में जो सूत्र बताया गया है, सदनम सर्वगात्राणाम आमम इति अभिधीयते, ऐसे रूप वाले को, ऐसे गुण वाले को, ऐसे कर्म को करने वाले को आम कहते हैं। कैसे? जो अविपक्व है, जो असंयुक्त है, जो दुर्गंधित है, जो बहुपिच्छिल है, और जो पूरे शरीर में शैथिल्य को उत्पन्न कर दे रहा है, ऐसा विशिष्ट विकृत द्रव्य आम कहा जाता है। अब हम लोगों ने आम की उत्पत्ति, आम का गुण, आम का कर्म बीज रूप में थोड़ा क्या समझ लिया। अब यह आम यदि दोष के साथ मिलता है तो फिर सामान्य लक्षण कौन सा पैदा होता है, उसके सामान्य लक्षण। तो जब वह दोष के साथ मिलता है तो वह स आम हो जाता है दोष, इसलिए उसको हम साम दोष कहते हैं। इसी बात को हमारे वाग्भट कहते हैं, आमेन तेन संपृक्ता दोषाचुष्याश्च दूषिता, यानी दोष में यह आमत्व भाव, यह विकृत भाव
संपृक्त हो जाता है, यानी मिल जाता है। तो जब मिल जाता है तो वह दोष प्राकृत नहीं रह जाता है, वह दोष बहुत विकार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो साम दोष के क्या लक्षण होंगे, आचार्य ने क्या कहा है उस पर हम बाद में विचार करेंगे। अभी तक हम जो ज्ञान प्राप्त किए, अम्यते पीड़यते स्रोतस समूहो इतियामः, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अविपक्व असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छलम सदनम सर्वगात्राणाम आममिति अभिद्यते, इस ज्ञान को हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। आम किसके माध्यम से शरीर में लक्षण पैदा करेगा? दोष को शिकार बनाया, उसको दूषित कर दिया, दोष धातु को कर दिया, मल को कर दिया, तो वह दोष वात पित्त कफादेह सर्व स्रोतो अनुसारिण, सभी स्रोतसों में वात पित्त कफ का अभिवहन होता है। लेकिन अभिवहन कब नॉर्मल होगा? जब दोष नॉर्मल होगा। लेकिन यहां तो दोष भी दूषित है, उसमें आमत्व भाव आ गया है, इसलिए वह नॉर्मल नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? उसमें गुरुता, उसमें स्निग्धता, उसमें पिच्छिलता, उसमें मंद गुण का आधान हो जाएगा। अब बताइए कि जब स्रोतस में ऐसे द्रव्य का अभिवहन होगा तो एक तो गुरु गुण से, मंद गुण से उसका अभिवहन ही मंद हो जाएगा। जो चीज मंद हो जाती है वह आश्रयी अपने आश्रय को दूषित करने लगती है, यानी जिस स्रोतस में वह अभिवहन कर रहा है उस स्रोतस के भिंत में, दीवाल में स्निग्धता, पिच्छिलता, गुरु, मंद इत्यादि से चिपकने लगेगा, जिसको हम कहते हैं कोटेड होना, जिसको हम कहते हैं उपलेप हो जाएगा। तो भाई स्रोतस क्या है? स्रोतस का महत्व किसमें है? आकाशीय अवकाशानाम देहे नामानि देहिनाम। स्रोतस तो आकाश है, जिसको हम ख कहते हैं। तो जब स्रोतस की गरिमा, स्रोतस का महत्व, स्रोतस की प्राकृत किसके ऊपर डिपेंड है? उसके अंदर जो ल्यूमेन है, उसके अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर दीवालों में जो इलास्टिसिटी है, जो उसमें आकुंचन प्रसारण करने की शक्ति है। तो निरुक्ति में क्या बताया था? अम्यते पीड़यते स्रोतो समूहो। तो स्रोतो समूह को यह आम पीड़ित करता है। उसकी दीवाल में जब चिपक जाएगा, उपलेप कर देगा, तो उस स्रोतस की आकुंचन प्रसारण करने की शक्ति भाई कम हो जाएगी। और अभिवहन भी बराबर नहीं होगा। इसलिए आचार्य वाग्भट्ट ने जहां साम दोष का लक्षण बताया, वहां पर क्या बताया? स्रोतोरोध। आचार्य वाग्भट्ट को साम दोष के लक्षण बताते वक्त पहला शब्द यह क्यों लिखना पड़ा? स्रोतोरोध। abnormal mechanism, abnormal process। अब विचार करिए कि अगला शब्द क्या हो सकता है। शब्द की बात छोड़िए, अगला चीज वस्तु क्या हो सकती है? कोई प्लांट है, वो मूल से पोषण को प्राप्त कर रहा है, लेकिन बीच में कोई अवरोध आ गया, बिल्कुल पोषण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी फांदी की टवटवीपना कम हो जाएगी। पान की वो कैसा हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इसलिए वाग्भट्ट ने क्या लिखा? स्रोतो रोध बल भ्रंश। बल का भ्रंश हो जाएगा, अभी तक जो बल था वो बल नहीं रह जाएगा। तो जब स्रोतो रोध के कारण अभिवहन बराबर नहीं होता है, इसका मतलब पोषण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो निश्चित है वहां की अशुद्धि भी वापस नहीं आएगी। तो जब अशुद्धि वापस नहीं आएगी तो आगे का अंग कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। इसलिए आचार्य वाग्भट्ट को क्या कहना पड़ा? स्रोतो रोध बल भ्रंश गौरव। स्रोतो रोध बल भ्रंश गौरव। और आगे क्या लिखते हैं?
अनिल मूढ़ता। अनिल स्रोतस में अभिवहन करने वाला कर्ता कौन है? वात है। वो वात आवश्यकता से अधिक गुरुता, शीघ्रता, पिछलता, उपलेप, अवकाश कम पाने से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। वो अपना नॉर्मल गति नहीं कर पाएगी, इसलिए अनिल मूढ़ हो जाता है। तो ये लाइन में क्या लिखा गया? स्त्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता। ध्यान दीजिए, वाग्भट्ट ने प्रमुख एबनॉर्मल मैकेनिज्म एक तरफ स्रोतोरोध रखा और दूसरे तरफ उस स्रोत का कर्ता धरता वात अनिल मूढ़ता रखा, और दो बीच में दो लक्षण पैदा रख दिया। देखो क्या है कला। वाग्भट्ट को इसीलिए शब्द का शिल्पी कहा जाता है। बलभ्रंश और गौरव, कितना बढ़िया सुंदर वर्णन सामदोष का। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता। अच्छा भाई, जिसके शरीर में स्रोतोरोध के कारण बलभ्रंश हो गया हो, जड़ता आ गई हो और अनिल मूढ़ हो गया है, वात की गति बराबर नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्ति में क्या होगा? ऐसे व्यक्ति में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति उत्साहित रहेगा। वात का पहला प्राकृतिक कर्म क्या है? उत्साह। उत्साह उसका प्राकृतिक कर्म है। और ऐसे लक्षणों के बाद उसमें क्या आएगा? आलस। इसलिए आचार्य वाग्भट्ट ने अपने सामदोष के लक्षण के दूसरे पंक्ति में क्या लिखा? आलस्य। उसमें आलस्य लक्षण रहेगा, सार्वदैहिक लक्षण। आलस्य अपक्ति निष्ठीव। ध्यान दीजिए, शब्द का क्रम क्या है? सबसे पहले सार्वदैहिक लक्षण आलस्य बताया, उसके बाद में अपक्ति बताया और उसके बाद में निष्ठीव बताया। स्थानीय लक्षण। निष्ठीव मतलब बार बार थूकने की प्रवृत्ति। क्यों? अपक्वाहार रस है, उससे सामल कफ अधिक बनेगा, बोधक कफ पर उसका परिणाम होगा, तो निष्ठीव बताया। और आलस्य और निष्ठीव के बीच में अपक्ति शब्द बताया। अरे भाई, अपक्ति के कारण हुआ ऐसा नहीं, यहां पर धात्वग्नि मंद्यता को प्रकट करने वाला, धात्वग्नियों के द्वारा अपचन होने वाले को अपक्ति बताया, तो बीच में अपक्ति शब्द रख दिया, बीच में अपक्ति शब्द रख दिया। और एक पहले सार्वदैहिक लक्षण आलस्य बता दिया और उसके बाद में स्थानीय लक्षण निष्ठीव, बार बार थूकने की प्रवृत्ति बता दिया। तो आप समझ गए होंगे कि वाग्भट्ट दूसरे पंक्ति में आलस्य पहले क्यों लिखे, अपंक्ति क्यों लिखे, निष्ठीव क्यों लिखे। तो जब इस प्रकार के लक्षणों को लक्षण पैदा हो गए तो फिर अगला लक्षण क्या हो सकता है? आलस्य अपक्ति निष्ठीव। देखिए ऊपर का बता दिए, अब नीचे का एलिमेंट्री केनाल के ऊपर निष्ठीव बता दिए, सार्वदैहिक लक्षण आलस्य बता दिए, अपक्ति से धात्वग्नि मंदता बता दिए। अब कह रहे हैं मल संग। मल संग, जब अवस्थापाक प्रथम नहीं हुआ, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय अवस्थापाक भी नहीं होगा, और वहां पर मल का संग हो जाएगा। वहां पर मल की जो नॉर्मल गति है, या तृतीय अवस्थापाक जो है, पक्वाशयम तु प्राप्त स्वस्यमाणस्य बंधिना परिपिंडित पक्कस्य वायु स्यात् कटुभावतः, यह तृतीय अवस्थापाक की नॉर्मल प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए वह जो मल पैदा होगा वह भी गुरु शीघ्र पिछिल मंद गुरु से युक्त होगा। जो पक्वाशय की गिनती में चिपक कर रहेगा और अपान वायु।
हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। चालू हो गया ना? हाँ ये सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो आलस्य, अपक्ष, निश्चित, मल, संग, आर्थिक, लम। ये बिना कुछ काम किए
हेलो हेलो। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ। तो आज यहाँ पर आम की आम शब्द क्यों कहा गया, आम की उत्पत्ति, आम का स्वरूप और शाम दोष का लक्षण, आज इसी रूप में इतना ही रखते हैं। हेलो, क्या चले? हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, आज इतना ही रखते हैं। सर, आप मलसंक का पार्ट थोड़ा रिपीट कर सकेंगे? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आ रही ना आवाज? आवाज आ सर, रही है? आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही आ है? रही हाँ है, आ रही है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले आलस्य बताया, उसके बाद में आपत्ति बताया, उसके बाद में निष्ठीव बताया, और उसके बाद में मल संग बताया। तो मल संग मतलब जब अवस्थापाक, प्रथम अवस्थापाक द्वितीय अवस्थापाक बराबर नहीं होगा, तो तृतीय अवस्थापाक में जो मल की निर्मिति होनी चाहिए, पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शोष्यमाढस्य बन्हिना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः। तो जो मल है वह गुरुता से, स्निग्धता से, पिच्छलता से युक्त होने के कारण वह पक्वाशय की, मलाशय की दीवालों में चिपका रहेगा, और उसकी अपान वायु के द्वारा सम्यक प्रवृत्ति नहीं होगी, तब उसे मल संग कहेंगे। और जब मल संग हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका बैड इफेक्ट समान वायु अग्नि पर होगा, और समान वायु अग्नि पर होकर के अरुचि लक्षण पैदा हो जाएगा। इसलिए मल संग के बाद अरुचि लक्षण बताया गया है। तो अरुचि का मतलब ये होता है कि हम खाने के लिए बैठेंगे परंतु वह घास जो है मुंह में ही फिराते रहेंगे, इस प्रकार की अरुचि लक्षण यह पैदा हो जाएगा। तो जिसके शरीर में स्रोतोरोध है, बलभ्रंश है, गौरव है, अनिल मूढ़ता है, आलस्य है, अपक्ति है, निष्ठीव है, और अंत में मल संग भी है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में क्लम लक्षण पैदा हो जाएगा। क्लम का मतलब होता है अनायास शरीर जननम क्लमा, बिना परिश्रम किए ही अगर शरीर में थकावट पैदा होती है तो उसको हमारे आचार्यों ने क्लम कहा है। तो सार्वदैहिक लक्षण क्लम को बताया है। तो यदि हम इसका एनालिटिक नॉलेज करें, विश्लेषणात्मक अध्ययन अगर करें साम दोष का, तो तीन महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, चार। उन्हें लक्षण भी कहा जाता है और उनको जो है लक्षण को उत्पन्न करने वाला कारण भी कहा जाता है। तो पहला है स्रोतोरोध, दूसरा है अनिल मूढ़ता, तीसरा है अपक्ति, और उसके बाद में मलसंग, ये चौथा है। तो ये चार लक्षण भी हैं और कारण भी हैं। कारण, ये कारण कार्य पैदा होते हैं, और बाकी जो लक्षण है पहले पंक्ति में, बलभ्रंश, गौरव, आलस्य, निष्ठीव, अरुचि, क्लम, ये लक्षण पैदा होते हैं। तो इन 10 लक्षणों में कितने प्रतिशत लक्षण पैदा होते हैं, इसका अगर हम नैदानिक ज्ञान करें तो जितने अधिक लक्षण पाएंगे उतने ही अधिक साम दोष के लक्षण प्राप्त होते हैं, और इसका इस प्रकार से हम ज्ञान करते हैं। हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ। हेलो अमित जी। एक मिनट सर। हाँ।
हेलो। हाँ सर। हाँ सर एक हाँ सवाल है, मलसंग और क्लम, हाँ इसके हाँ बारे में बताइए। हाँ। मल संग, संग जो शब्द है वह स्रोतस दुष्टि के जो सामान्य लक्षण बताए गए हैं, अति प्रवृत्ति संगोवा। तो संग का मतलब होता है मलस्य अप्रचलनत्व, मतलब मल का अपने स्वाभाविक स्वरूप में और अपने स्वाभाविक मात्रा में, स्वाभाविक काल में प्रवृत्त न होना मल संग कहा जाता है। जो पक्वाशय में या मलाशय में रुका रहता है, आमत्व भाव आने के कारण, स्निग्ध पिच्छिल गुरु मंद गुण के कारण, वह स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त न होने के कारण मल संग यह लक्षण पैदा होता है। और मल संग का सिग्नल देने वाला जो लक्षण है वो अरुचि है, इसलिए मल संग के बाद अरुचि लक्षण पैदा किया कि एलिमेंट्री केनाल के ऊपर अरुचि वक्कल कैविटी में यह लक्षण उत्पन्न करता है कि प्रथम अवस्था पाक भी नहीं हो रहा है, द्वितीय भी नहीं बराबर हो रहा है, तृतीय अवस्था पाक भी नहीं हो रहा है, और अपक्व आहार रस पैदा होकर के दोषों को आमत्व भाव से युक्त कर दिया है। इसका सिग्नल के रूप में अरुचि यह लक्षण पैदा होता है। तो जब अपक्व आहार रस पैदा हो गया तो वह अपने स्वाभाविक काल में रस धातु को पोषण करने के लिए नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कम मात्रा में जाएगा, उसके पोषक अंश भी बहुत कम जाएंगे, और जाते ही अपनी गुरुता स्निग्धता पिच्छिलता से रस धातु अग्नि को भी बैड इफेक्ट पहुंचाएगा, दुष्प्रभावित कर देगा। और रस तो शरीर के पूरे शरीर में फैली रहती है, और जब रस की धातु अग्नि ही कमजोर हो गई तो जो धातु रस धातु अग्नि के पाक होने पर तीन अंश बनते हैं, एक खुद रस का पोषण करने के लिए रुक जाता है, एक अंश आगे की धातुओं को पोषण करने के लिए चला जाता है, और मलभूत कफ की उत्पत्ति अधिक कर देता है। तो ऐसी अवस्था में शरीर के जो भी जहां जहां भी रस धातु का आरहर गच्छति हुआ है, जहां रस तो पूरे शरीर में जाता है, तो जहां जहां भी जाता है वहां पर वह शरीर का अशुद्ध और शुद्ध भाग, शुद्ध भाग जा नहीं पाता है बराबर, और अशुद्ध भाग वापस आ नहीं पाता है। इस क्रिया के बाधित होने पर, क्यों? अनिल मूढ़ता, अनिल मूढ़ता के कारण यह बाधित हो जाता है, शुद्ध वस्तुओं का विक्षेपण नहीं होता है और वहां से अशुद्ध का उसका वापस नहीं आता है। तो ऐसे शरीर में उसका सार्वदैहिक लक्षण क्लम पैदा होगा। क्लम का मतलब होता है अनायास, निरर्थक, बिना काम किए हुए ही, हम कुछ काम नहीं किए फिर भी अगर शरीर में थकवा आता है तो ऐसे लक्षण को हम क्लम कहते हैं। अनायास शरीर जननम क्लमः श्रमः, ऐसा शास्त्रकार ने बताया है। जी सर। और सर और एक सवाल है, असंयुक्त के बारे में बताइए। बोलिए। असंयुक्त। हाँ हाँ, असंयुक्त। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी पदार्थ बनाया कई कंटेंट्स डाल करके, या पारद गंधक की जली ही बनाया, तो पारद और गंधक सम्मूर्छित होकर के परस्पर मिल करके एक निश्चित स्वरूप बनना चाहिए। या शरबत बनाया तो जितने घटक द्रव्य हैं उसमें परस्पर मिल जा करके एक निश्चित डेंसिटी में, एक निश्चित घनत्व में। तो वैसे ही जब आहार रस अपाचित बनता है तो आहार रस में घटक का विचार करिए कि आहार रस में क्या क्या हो सकता है। तो आहार रस में एक तो द्रवता रहेगी जो निश्चित प्रमाण में होनी चाहिए, नॉर्मल, और उसमें सभी धातुओं के पोषक अंश रहेंगे। और तीसरा अपाचित है इसलिए उसमें गुरुता रहेगी, स्निग्धता रहेगी, पिच्छिलता रहेगी, मंद गुण भी आ जाएगा उसमें, है? तो इतनी चीजें रहेंगी लेकिन परस्पर मिली हुई नहीं रहेंगी। द्रवता कुछ अलग दिखाई देगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगी। पिच्छिलता, घन भाग कुछ कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा। तो जब कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा रहेगा तो ऐसा आहार रस संयुक्त नहीं हुआ, जबकि उसे संयुक्त होना चाहिए।
उसमें पोषक अंश संयुक्त होना चाहिए, उसमें द्रवता संयुक्त होनी चाहिए, परस्पर मिली हुई होनी चाहिए, उसकी निश्चित डेंसिटी होनी चाहिए, घनत्व होना चाहिए, और फिर उसको वहन करने वाली वायु भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, लेकिन वो भी विमूढ़ हो जाती है। तो बताइए, जब अभिवहन होने वाला पदार्थ असंयुक्त है, हा? और उस पदार्थ को अभिवहन करने वाली वायु विमूढ़ है, और उस अभिवहन जहां पर हो रहा है ऐसा स्रोतस आपस में भिन्न लिपट करके, चिकट करके, कोटेड हो करके, उपलेप हो करके उसका स्पेस भी कम हो गया, तो फिर वो चीज असंयुक्त नहीं हो गई। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसका परस्पर लिंक होनी चाहिए, तब एक सुंदर आवाज निकलती है और अच्छा होता है। तो जो भी आहार रस है उसकी जो है अपाचित रहने से वह असंयुक्त होता है। संयुक्त मतलब मिलना होता है, असंयुक्त मतलब परस्पर मिला हुआ न होना। क्यों? उसके पहले बताया अविपक्वम, अविपक्वम होने से असंयुक्त है। दाल को पकाया तो दाल अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा, तो ये दाल और पानी संयुक्त नहीं हुए, दाल और पानी असंयुक्त हो गए, परस्पर मिले हुए नहीं हो गए। तो इस प्रकार से असंयुक्त हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे हम देख सकते हैं? जब हम विशेष लक्षण बताएंगे तब तो आएगा ही, लेकिन मान लीजिए ऐसा आहार रस मिला हुआ कोई चीज बाहर आता है, तो देखिए उसके क्रिस्टल प्रेसिपिटेट जैसे कुछ घन भाग अलग रहेगा, द्रव भाग अलग रहेगा, परस्पर मिला हुआ नहीं रहेगा, तो उसको हम कहते हैं असंयुक्त होना, अविपक्वम असंयुक्त। जी सर। हाँ, सर हाँ, अपक्ति के बारे में कुछ और बताइए। हाँ 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 हाँ, अपक्ति जो है, देखिए आलस्य एक सार्वदैहिक लक्षण बताया और उसके बाद में निश्चय बताया। अपक्ति, अच्छा बताइए, सब कुछ हो गया, स्रोतोरोध हो गया, बल भ्रंश हो गया, गौरव हो गया, अनिर्मूलता हो गया, फिर अपचन या अविपाचन ऐसा बताने का कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु उन्होंने अपक्ति इस शब्द से बताया। इसका मतलब यह हुआ कि धात्वग्नियों की मंदता के कारण यह अपाचित आहार रस जिस मात्रा में जाना चाहिए था, जिस स्वरूप में जाना चाहिए था, वैसा धातुओं के पोषण में नहीं गया, और गया तो दूषित होकर के गया, थोड़ा मात्रा में गया, गुप्ता, स्निग्धा, पिछलता इत्यादि, और सभी धातुओं को बैड इफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर यह अपक्ति धात्वग्नियों की मंदता से होने वाला एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म को दिखा रहा है, और जब यह दिखाता है तभी, अब इसका प्रमाण क्या है? अपक्ति का प्रमाण क्या है? कि जैसे मान लीजिए ऐसा आहार रस रस धातु में गया और रस धातु अग्नि को बाधित कर दिया, कमजोर कर दिया, तो निश्चित है कि रस धातु का पोषक अंश तो कम होगा ही, बाकी अपाचित होकर के सभी धातुओं के अंश आगे चले जाएंगे और मलभूत शाम कफ की उत्पत्ति अधिक हो जाएगी, और मलभूत शाम कफ की उत्पत्ति अधिक हो जाएगी तो बोधक कफ की जगह पर निश्चीव लक्षण पैदा हो जाएगा, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, एक संकेत, एक सिग्नल पैदा हो जाएगा। तो अपक्ति जो शब्द है यह लक्षण स्वरूप में निश्चय पैदा कर रहा है, लेकिन रस धातु का नॉर्मल रूप से प्रकट न होने से आलस्य लक्षण को पैदा कर रहा है। रस धातु का विशेषता क्या है, खासियत क्या है? परम सूक्ष्म होना। अगर रस धातु परम सूक्ष्म नहीं हो रही है तो खुद तो पोषित नहीं रहेगी, नॉर्मल नहीं रहेगी, और आगे के धातुओं पर भी उसका असर पड़ेगा, और मल ज्यादा पैदा करके उसके लक्षण को पैदा कर देंगे। यह तेजो भूत परम सूक्ष्म सरस, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में लिख दिया है कि कौन असित खादित पीत लीढ़ पंच भौतिक आहार का जब पचन होता है तो यह तेजो भूत परम सूक्ष्म सरस। परम सूक्ष्म उसको क्यों कहा गया? कि बड़ी तेजी से अहरहर गच्छति करते हुए पूरे शरीर में अपने प्रभाव को पहुंचा देना। लेकिन धातु अग्नि भी यहाँ पर मंद हो गई, जठाग्नि तो हुई थी पहले, और भूताग्नियों का भी बराबर काम न होने से अपक्ति लक्षण पैदा होता है, तो सार्वदैहिक लक्षण के रूप में आलस्य पैदा होता है, और निश्चीव यह स्थानिक लक्षण पैदा होता है। इसलिए निश्चीव और आलस्य के बीच में अपक्ति शब्द, यह एबनॉर्मल मैकेनिज्म का वर्णन अपक्ति के रूप में किया गया, इसलिए यहाँ पर जरूरत थी आलस्य, अपक्ति, निश्चीव। जी सर। सर एक सवाल है, अगर आम, गुरु, बहु
हाँ, पिच्छिल हाँ, मंद है, हाँ, तो सब शरीर हाँ। में वो सदनम सर्वांगत्रम कैसे होगा? सदनम सर्वगात्राणाम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम विशेष लक्षण पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अविपक्वम असंयुक्तम, यह द्रव्यात्मक स्वरूपात्मक रूप बताया, पिच्छिलम दुर्गंधम बहुपिच्छिलम यह गुणात्मक बताया, और इसका क्या बैड इफेक्ट शरीर पर पड़ेगा, कि कैसे होगा सदनम, कि ऐसा आहार रस थोड़ी मात्रा में तो जाएगा, रस धातुओं का पोषण करने के लिए कम मात्रा में जाएगा, एब नॉर्मल जाएगा, तो धातुअग्नियां भी कमजोर होगी और धातु की उत्पत्ति भी बराबर नहीं होगी, और इसका बैड इफेक्ट पंचभूताग्नियों पर भी पड़ेगा, तो जिससे शरीर में शैथिल्य आएगा, कि जो उत्साह होना चाहिए वह उत्साह नहीं होगा। सदन शब्द जो है साध से बना हुआ है। साध का मतलब एक्चुअली होता है गिर जाना। साध का मतलब होता है गिर जाना। तो गिर जाना अर्थ नहीं है जैसे कहते हैं आपका मुंह गिरा हुआ है, तो मुंह नहीं गिरता है, मुंह जो है लटक जाता है, ऐसा। तो वैसे ही साध का मतलब होता है शिथिल हो जाना। हमारी धातुओं के शरीर, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, हाव भाव हैं, वो शिथिल हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं सदनम। एक शब्द में आम के पिंडार्थ को बताने का यह माधव निदान का सदनम सर्वगात्राणाम एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी है। तो सदनम सर्वगात्राणाम, सर्वगात्र में, सर्व शरीर में उसका दूषी विष के रूप में, यानी धीरे धीरे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। साम दोष जब शरीर में हो जाएगा तो उसका धीरे धीरे तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसलिए सदनम सर्वगात्राणाम यह लक्षण बताया गया आम के स्वरूप में, कर्मात्मक लक्षण। जी सर। हाँ सर जैसे कभी कभी पेशेंट्स में हाँ, मलमूत्र में दाह, पैरों की हाँ, तलवों में भी दाह होता है, तो इस हाँ, सब का इस संदर्भ में कैसे विचार करें और उसकी चिकित्सा कैसे करें? हाँ। तो देखिए कि अभी तो हम सामान्य बात कर रहे हैं, हम ये सामान्य बात कर रहे हैं। अभी जब हम इसके बाद यानी कल जब सामवात, सामपित्त, साम कफ की जब बात करेंगे तो यह आपके प्रश्न का अभी भी मैं दे सकता हूं, लेकिन ज्यादा कहना पड़ेगा मुझे, तो और भी अधिक स्पष्ट होगा कि ऐसी अवस्था में क्यों पाक लक्षण पैदा होता है शरीर पाद दाह में, है ना? समझ रहे हैं? हम ये हाँ, अगले सेशन में लेंगे। हाँ, हाँ, सर, हाउ टू अंडरस्टैंड आम दोष इन चिल्ड्रन? बच्चों में हाँ, अपरिपक्व धातु और अग्नि हाँ, स्टेबल नहीं होता, तो हाँ, हम इस आम दोष को कैसे जाने? हाँ, कैसे जाए? तो अभी तो हम केवल सामान्य बात करें, स्रोतोरोध, बल भ्रंश, गौरव, मूर्ता इत्यादि जो है, तो वहां पर जो काश्यप ने बताया है कि भाई बाल का परीक्षण कैसे करना चाहिए, तो सबसे पीड़ा को तो हम समझ लेंगे कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, इससे भी साम हो सकता है। अब वह पीड़ा सामता के कारण है, तो या उसको वांति आई, तो उस छर्दक द्रव्य को देख करके हम सामता निर्धारित करेंगे, अथवा मल प्रवृत्ति को देख करके हम सामता लक्षण करेंगे। समझे क्या? बल भ्रंश, गौरव इत्यादि लक्षणों को शायद हम नहीं देख पाते, नहीं पूछ पाते, नहीं जान पाते हैं, लेकिन आलस्य है जो है वो चीज हम नहीं देख पाते हैं। तो बाकी जो लक्षण है, लेकिन जो अगर जैसे छर्दी द्रव्य हुआ, पीड़ा हुई पेट में, रोना अधिक हुआ और फिर मल प्रवृत्ति हो गई, तो मल प्रवृत्ति को देख करके, छर्दक द्रव्य को देख करके और उसके जो पीड़ा देख करके, अब जैसे मान लीजिए कि अच्छा तो हम नहीं कह सकते तुमको कहाँ हो रहा है, छोटा बच्चा है, बताने लायक है तो ठीक, तो उसका जो है नैदानिक जो पार्ट है वो यही है, या तो वांति द्रव्य होगा और या तो जो है मल द्रव्य होगा। यही विशेष रूप से प्रेक्षणीय होता है, यही परीक्षणीय होता है। जी सर। सर बाकी हाँ, के जो सवाल है वो साम दोषों हाँ, से रिलेटेड है, जो आपके आगे के सेशन में आएंगे। हाँ, 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 तो हाँ, हम इन सभी सवालों को तभी लेंगे हाँ, सर। हाँ, हाँ, क्योंकि शास्त्र के शाम जब हो जाएगा बात तो जरा अच्छा रहेगा। जी 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 सर। जी हाँ, Sir, once again Sir. about avipakvam, sir. हाँ, अविपक्वम,
हम शब्द पर अगर विचार करें तो वहां पर मान लीजिए अपक्वम शब्द लिखा होता तो ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, अविपक्वम। अ का मतलब होता है नहीं और बी का मतलब होता है विशेष रूप से, पक्व का मतलब पकना, पचन। यहीं पर मैं आपको जरा पाक के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि पाक किसे कहा जाए। हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्र में पाक किसे कहा जाए। तो हालांकि ये दर्शन का विषय है लेकिन यहाँ पर उपयोगी हो सकता है कि जैसे चलिए बाहर जगत में जो मैंगो है, आम है, उसका पाक कैसे होता है। तो रूप, रस, स्पर्श, गंध परिवर्तनम पाक। अगर आम का, मैंगो का, अम्बा का रूप परिवर्तन हो जाए, रस परिवर्तन हो जाए, गंध परिवर्तन हो जाए, स्पर्श परिवर्तन हो जाए। रूप कैसा था, पहले हिरवा था, बाद में पीला हो गया, लाल हो गया। रस पहले अम्ल था, इसके बाद में थोड़ा उसमें माधुर्य आ गया। तो रूप, रस, गंध, पहले वह जो है कुछ विशिष्ट गंध था, खट्टा आम्बट लिए हुए था, उसके बाद में माधुर्य, उसकी गंध, अच्छी सुगंध आ गई। और स्पर्श पहले कठिन था, उसके बाद में हो गया। तो अविपक्वम का मतलब है कि दोनों पाक क्रिया को बता न होने का संकेत देने वाली टर्मिनोलॉजी है। अ माने नहीं, अच्छा, तो यह अवस्था पाक के द्वारा पहले पचता है आहार, और बाद में विपाक के द्वारा, जिसको हम धातु अग्नियों के द्वारा होता है जो, है ना। तो अवस्था पाक और विपाक दोनों के द्वारा भी नहीं पचता है, हालांकि विपाक बाद में होता है। तो दोनों की अग्नियों के मंद पड़ जाने से आहार रस जैसा विशेष रूप से पचन होना चाहिए ऐसा नहीं होना, इसलिए विपक्व शब्द को मूल रखा और उसके पहले अ लगा दिया। अविपक्वम, जिसका विशेष रूप से पचन जैसे होना चाहिए ऐसा न होने के कारण वह अविपक्व संज्ञा को प्राप्त होता है। अविपक्वम। हाँ सर जैसे अभी आम जी सर। पकाते हैं वैसे भी हाँ। तो पक गया तो भी वो भी अविपक्व ही हुआ। कौन सा? जबरदस्ती पकाया गया, जबरदस्ती हाँ? पकाया गया वो भी तो अविपक्व ही होगा। हाँ, जबरदस्ती पकाया गया तो काल से नहीं पकाया गया ना। आहार के पचन में उष्म, वायु, काल सब देखा जाता है, इसीलिए स्वाभाविक पाक और अस्वाभाविक पाक अलग हो जाता है ना। थैंक यू सर। हाँ जी सर। सर हाँ। माधव में रेफरेंस बता दो। हाँ माधव निदान में कहाँ पर है श्लोक को? हाँ, आमवाद प्रकरण में है। ठीक है सर, थैंक यू। 8वां माधव निदान का पहला अध्याय जो है उसके जो टीका संस्कृत में है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। आपने अच्छा, बहुत सरल रूप से आज आम का जो सामान्य विचार था इसके बारे में आपने बहुत सरलता से हम सबको समझाया, इसके लिए मैं आपका हाँ। आभारी हूँ। हम हाँ, सामदोष का विशेष रूप हाँ। से जो अध्ययन करना है वो कल वापिस एक बार सर के साथ मिलके हम करेंगे, और उनसे जुड़े जो सवाल आगे थे उनको हम कल अपने सेशन के बाद लेंगे। ठीक है, ठीक है। Sir, I think the धन्यवाद person सर। who asked the question, sir, namaste. The person who asked question was nowadays arm is getting ripened due to medicines. अच्छा, We are making mangoes ripened by spraying some medicines. I think that way he must have asked question and answer this. I feel, sir. यस यू आर राइट मैम। जी हाँ, नहीं, मैंगो का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि उसमें पाक कैसे होता है, पाक क्रिया को हमको संकेत देना था, इसलिए हमने उसको बताया। तो जो आहार रस का पाक होता है वह आंतरिक क्रिया है जिसका जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि सभी के द्वारा पाक होकर के जो बाह्य द्रव्य पांच भौतिक है वह उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो जाए, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं पैदा होती हैं, जो क्रिया होती है, तब जाकर के वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक बन पाता है ना। तो बाहर के आम से जो मैंगो का संबंध है उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं?
जी सर, हाँ आपने सही कहा। हम आज यहीं पे रुकते हैं। हाँ और जो सामोदोष का विशेष निरूपण है उसके हाँ लिए हम कल वापस एक बार मिलेंगे और सर से दरख्वास्त हाँ करेंगे कि कल वो अपना सेशन कंटिन्यू करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी जी, धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद। सर, श्रेयस ई लर्निंग टीम की ओर से आपने आपका हाँ समय देकर हमें इस ज्ञान को बांटकर हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद आपका। आभार। धन्यवाद सर। हम कल हाँ, वापस एक बार 3 बजे मिलेंगे हाँ, सर के साथ। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।